नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी फिर मुलाकात हो गई और पीछे से ज्योतिष पे चर्चा चली रही है। और जब तक परमात्मा की कृपा होगी तो हमारे आपका ये संबंध बना ही रहेगा। तो जैसा पीछे से हम लोग चर्चा करते ही आ रहे हैं, तो आज बात करते हैं नवमांश और दशमांश। कुंडली में 16 वर्ग होते हैं, जिसे आजकल चलन की भाषा में D1 से D16 तक चार्ट बोला जाता है। और D9 और D10 की विशेष रूप से और वर्गों की अपेक्षा लगने के बाद इनकी चर्चा होती। तो ये क्यों इतना महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है? तो आगे हम लोग बात करें उसके पहले मैं छोटी सी प्रार्थना सभी वीडियो में करता हूं। शुरुआत के अलग वीडियो में नहीं किया था मैंने, वो भूल ही जाता था, अब मुझे याद रहता। तो करता हूं कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया कर ले। लाइक करना, शेयर करना तो मैं सदैव बोलता हूं आप लोगों के श्रद्धा और प्रेम पे है, तो जितना करते होंगे उसके हिसाब से लाइक शेयर भी करेंगे। तो क्या है, नवमांश और दशमांश इतनी महत्वपूर्ण क्यों समझा जाता है? देखिए, ऐसा है कि वर्ग कुंडली जो है, लग्न आपका हो गया और फिर 15 कुंडलियां और भी हैं, कुल मिलाकर 16 कुंडली। तो क्या है, ये कलाएं हैं। कौन सा प्लैनेट आपका वहां बैठ गया तो वो कितनी और महत्वपूर्ण स्थितियां में आ गया, क्या देगा क्या नहीं देगा। मगर नवमांश और दशमांश की इतनी चर्चा, कारण क्या है कि अच्छा, पहले तो आप ये समझ लीजिए नवमांश दशमांश बोलते क्या। देखिए, हर प्लेनेट की 30 अंश एक राशि में रहता है, हर ग्रह। तो पीछे मैंने नहीं बोला तो चलिए इसमें कह देता हूं मैं। देखिए, हमारे ज्योतिषाचार्यों ने अर्थात हमारे ऋषि मुनियों, हमारे ज्ञानियों ने सब कुछ भाप लिया था। और मैं आज भी कह रहा हूं, फिर से इस वीडियो में कह देता हूं, हमारे विज्ञान को आज के वर्तमान वैज्ञानिक छू नहीं सकते। बेहतर है कि तालमेल बैठा के करें तो शायद और स्थिति बेहतर हो, मगर उनको फुर्सत नहीं इसको गाली देने से, क्योंकि वो जानते हैं कि महान। तो जब आप बड़े होते हैं तो दूसरा छोटा हो गया वो गाली देता है, तो ही जैसे मैंने पीछे भी वीडियो में बोला, फिर भी बोल देता हूँ, अंग्रेज और मुगल गाली देते रहे हमारे शास्त्रों को। क्यों? वो जानते तो बड़ा है, महान है, जिसको खत्म करो। तो खत्म करने की कोशिश की, फिर भी रह गया। तो वो बहुत गहरा गहरा मतलब मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत गहरे उतर के 5000 साल पहले ही द्वापर में सब कुछ विकसित हो चुका था। बाद में वर्तमान में मशीनें विकसित हुई ना, मानव जीवन की जो ज्ञान ऊंचाइयां हैं वो थोड़ी विकसित हुई। आजकल के तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो पहले हम बंदर थे, पता नहीं कब बंदर थे। हमारे तो किसी शास्त्र में लिखा नहीं। भगवान राम लाखों साल पहले पैदा हुए, तो उसके पहले हिरण्यकश्यप थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर, अभी कलयुग, हमारे यहाँ चार काल गिने जाते हैं। ये बताते हैं मानव पहले बंदर था। बंदर मानव नहीं था, ये एक्चुअली इनका दिमाग थोड़ा बंदरों जैसा है, जो अपने आप को बड़े ज्ञाता मानते हैं। ये सब मशीनों के ज्ञाता हैं, ब्रह्मांड और मनुष्य के स्वभाव को नहीं जानते। तो अब सवाल ये है कि हमारे उन वैज्ञानिकों ने अर्थात ऋषि मुनियों ने सब शोध कर लिया था।
उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को एक गोले में पकड़ा। वही ये भी करते। 360 पूरा वृत्त बनता तो 360 का होता ना। तो 12 राशियां पकड़ी और टेलीस्कोप उठा के देखिए, जिस राशि को, मेष है तो मेढ़ा, वृषभ है तो बैल, मिथुन है तो दो ट्विंस, कर्क है तो केकड़ा, वैसी ही दिखती। तो फिर ये तो टेलीस्कोप से देख के हैरान परेशान। अब ये कहते उस जमाने में कैसे आंका होगा, तो उस जमाने में कैसे आंका होगा उसको शोध करो ना जाके भाई। मगर वो नहीं करना, गाली दे देना ज्ञान को, ज्योतिष को। तो 12 राशियां हैं। ब्रह्मांड को 360 के उसमें गोले में पकड़ा, एक गणनाओं के लिए। जैसे मैं बोलता ना, तो राहु केतु मानते ही नहीं वर्तमान के साइंटिस्ट। हमने राहु केतु की ऐसी पोजीशन में, राहु केतु क्या है, अक्षांश, क्या बोलते हैं उसको, सूरज की जो रोशनी पर, उस पर मैं फिर जाऊंगा ना, वरना वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। मैं राहु केतु भी साइंटिफिक रीजन क्या है उसका, वो आगे किसी वीडियो में चर्चा करूंगा। तो हमने तो राहु केतु की गणना करके हमेशा के लिए जान लिया कि कब सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ेगा। तो हमारी गणनाएं, हमारा गणित विज्ञान इनसे लाखों दर्जे बेहतर, क्योंकि हम मानव जीवन और पृथ्वी को, ब्रह्मांड को सजो के रखने वाले व्यक्ति हैं ना। सम्मान करते हैं ना इससे, ये नहीं करते। ये सिर्फ इसका भोग करते। जमीन के नीचे का पानी कम कर दिया, नदियों का जल दूषित कर दिया, वायु दूषित कर दी, और ये अपने आप को वैज्ञानिक मानना। नहीं नहीं, यह है ग्रीव जो वेदों को चरने आया था। वो विष्णु पुराण में पढ़िए, सब मिलेगा। ये सब के सब है ग्रीव। तो आज उस पर बात नहीं करेंगे, वरना वो फिर वीडियो का विस्तार हो जाता। तो अब वो क्या है कि सब जान उन लिया। तो 360 का गोला बनाया, उसमें 12 राशियों का भाग कर दिया, तो 30 अंश निकला। तो एक राशि को बैठा दिया, तो 30 अंश की राशि होती है। तो उसमें जो प्लान जाता है वो भी 30 अंश चलता है। जैसे 30 अंश कंप्लीट हुआ तो राशि बदल देता है। तो सब गणनाएं है ना, और करेक्ट भी है, उसी से प्रोडिक्शन वगैरह बनता है। अब उसमें उन्होंने 16 वर्ग भी बनाए। तो सबसे ज्यादा बात नौमांश और दशमांश की होती है। तो नौमांश का तात्पर्य ये है कि उससे आपकी फैमिली देखी जाती, संतान और स्त्री, तो परिवार है आपका। दशमांश कर्म। तो इसीलिए नौमांश और दशमांश में यदि कोई प्लैनेट आपकी लग्न कुंडली में कमजोर है और नौमांश और दशमांश में बेहतर हो जाता है, तो वो प्लैनेट अच्छे परिणाम देता है, क्योंकि वो फैमिली और कर्म से जुड़ जाता है। वैसे तो बाकी भी चतुर्थांश है, चतुर्थांश है, देशकांड है, तो वो सबका अलग अलग कहानी। 16 कुंडली। तो नौमांश क्यों? नौमांश का अर्थ ये है, दशमांश का भी अर्थ वही, ये सबका एक ही अर्थ है। देश का मतलब तृतीय स्थान, तृतीय अंश। तो 30 में 3 का गुणा करेंगे तो देशकांड आ जाएगा। 10-10 डिग्री पे प्लान बैठेंगे। अब उसमें आगे पीछे मेष, माफ कीजिएगा, पुरुष राशि और स्त्री राशि सब पकड़ते हैं, या नौमांश में पकड़ते हैं। इतना गहरा डिटेल देने जाऊं तो आम दर्शक को समझ में नहीं आता, लेकिन चूंकि आप नौमांश और दशमांश की चर्चा करते रहते हैं, उसको मैं बता देता हूं। देखिए, नौमांश का अर्थ है कि 30 अंश को 9 से भाग करेंगे तो एक अंश आएगा 3.20। तो
राशि में 12 राशि में आप करेंगे तो वो 30 डिग्री हो जाए। तो उसमें पकड़ते हैं कह लें प्रथम से पंचम से नवम से कौन सा प्लैनेट कहाँ गया। तो वो आजकल सब रहता है सॉफ्टवेयर में, वो आपको दिख जाएगा कोई प्लेनेट आपके लग्न चार्ट में है और वो जाके नौमांश में कहाँ बैठा। तो ऐसे दशमांश को भी पकड़ेंगे, 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आएगा अंश। तो उसमें से भी वो प्लेनेट कहां से कहां गया, हालांकि वो फिक्स है, कुछ प्लेनेट यहां से वहां जाते हैं तो वो जाना उनको वहीं, क्योंकि गणित है वो। तो सबकी कुंडली में अलग अलग अंशों में प्लेनेट बैठे रहते हैं, फिर वहां से निकल के वहां गया क्या। अगर आप इस लग्न कुंडली, इसीलिए मुख्य लग्न कुंडली ध्यान रखिएगा, सपोर्टिव जरूर नौमांश दशमांश होता है, बाकी आपको विशेष कोई प्रभाव दे जाए उसका मैंने तो देखा नहीं। अब चूंकि इतना नौमांश और दशमांश का एक कारण और भी है महत्वपूर्ण, नौमांश और दशमांश में लग्न कुंडली में जो ग्रह गया है अगर नौमांश और दशमांश में भी उसी राशि में चला गया तो उसे वर्गोत्तम बोलते हैं। और किसी जगह पे जाके वर्गोत्तम नहीं होता प्लेनेट। तो वर्गोत्तम का मतलब ये है कि वो प्लेनेट और मजबूत हो गया, वर्गों में भी उत्तम हो गया। वर्गोत्तम मतलब क्या है, आपके लग्न में बैठा है और नौमांश दशमांश में चले गए, लेकिन वो नौमांश दशमांश में ही वर्गोत्तम मानते। तो उसके पीछे सब रहस्य हैं, शक्तियां हैं। तो लेकिन आप इसको यूं मानिए कि नौमांश दशमांश में जाके अगर मान लीजिए कोई प्लेनेट आपका मेष राशि में है और वो नौमांश और दशमांश में भी मेष राशि में ही चला गया तो वो प्लेनेट बहुत मजबूत हो जाता है, वर्गों में उत्तम। वर्गोत्तम इसीलिए बोला गया ना। देखिए संधि विच्छेद अपने यहाँ बचपन में पढ़ाते थे, आजकल तो पढ़ाती नहीं। शब्दों का कमल का अंबुज जलज प्रायवाची भी पढ़ाते थे। और संधि विच्छेद, संधि विच्छेद मतलब शब्दों को दो पार्ट में कीजिए तो उनका मीनिंग क्या निकलता है, तो वही संधि विच्छेद होता है। तो वर्गो उत्तम, वर्ग है उसमें उत्तम, वर्गोत्तम ग्रह हुआ, मगर वो नौमांश दशमांश में ही होता है और वो राशि में गया, वही एक वर्गोत्तम ग्रह नहीं होता है, 4 प्रकार के होते हैं। अब उसमें वर्गोत्तम पे बहुत चर्चा करने जाऊंगा। अर्थात मान लीजिए आपका प्लेनेट लग्न में 5वें घर में बैठा है, राशि मान लीजिए आपकी मीन है, तो अगर वो मीन राशि में नहीं भी गया तो नौमांश दशमांश में 5वें स्थान पे भी चला गया फिर से 5वें घर में, तो भी वर्गोत्तम माना जाता है। तो इसलिए नौमांश और दशमांश का विशेष महत्व पकड़ा जाता है और उसमें गए ग्रह मनुष्य को ज्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। आपका कोई ग्रह जन्म कुंडली में थोड़ा कमजोर है, नौमांश और दशमांश में उसने थोड़ी सी अच्छी अवस्था पाली तो वो आपको थोड़े बेहतर परिणाम देता है। मैं थोड़े ही कहूंगा बहुत, और वहां खराब पोजीशन पाली थोड़ा खराब भी देगा, लेकिन मुख्य आपकी जो जन्म कुंडली है एक्चुअल वही है। बाकी मैं बता रहा हूं, बाकी 15 कुंडली और आपकी एक 16वीं कुंडली लेके ये आध्यात्मिक विषय है। भगवान के 16 कला के संपूर्ण थे, तो 16 कलाएं हर व्यक्ति के पास होती है, मगर उसमें उन कलाओं को निखारने की प्रवृत्ति नहीं होती। कोई योद्धा है तो संगीत नहीं जानता, अगर चलो संगीत भी जान लिया तो अच्छा सामाजिक व्यक्ति नहीं होता, कहने का तात्पर्य। तो वो भगवान कृष्ण सब था, भगवान राम में 4 कम था, 12 ही कला था, 16 नहीं, 12 कला सूर्य की होती। वो सब गहरे विषय हैं, वो सब ज्योतिष से ही जुड़ता है हर विषय। मैं आपको बता देता हूं बात साफ। अब जैसे मैंने पीछे वीडियो में बताया था
उपाधियां भी आध्यात्मिक व्यक्ति को 12 राशि, हर राशि में 9 अक्षर, और 12 से गुणा कीजिए तो 108 आता है। उपाधि भी 108 की जो मिलती है ना आध्यात्मिक लोगों को, सीधे सीधे 108, वो भी ज्योतिष से मिलती है। इसीलिए तो इसे परमात्मा प्रकाश बोला गया ना भाई। बात क्या है, बड़ी गहरी हो, किसी को सुननी नहीं। हमारा राजयोग बता दीजिए आप, तो ठीक है भाई। राजयोग जो होता है वो भी इतना सरल नहीं है। एक योग मनुष्य को बहुत ऊंचाई नहीं देता। हाँ, एक महान प्लेनेट बैठा हुआ है किसी की कुंडली में, वो मैंने अक्सर देखी। बढ़िया ग्रह बैठा है, उसकी टाइम में 10 आ जाए, बाकी सब 6 खराब भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। जैसे अमिताभ बच्चन कुंडली, शनि महान था, बाकी प्लेनेट खराब होंगे, मगर उसकी दशा है 19 साल चल पड़ी, बाकी की ये तो क्या हुआ। तो कहने का तात्पर्य वो है, बाकी योग योग जो होते हैं ना, राजयोग इतने, तो उसकी कहानी अलग है। एनीवे, आज योगों की उसकी बात। अब चूंकि ज्योतिष इतना बड़ा है, कई बार विषय से थोड़ा आगे पीछे भी चले जाते हैं, और नॉलेज है तो यहाँ का कभी वहां पकड़। तो राजयोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, 9 मास 10 मास का तात्पर्य है कि इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा पकड़ी जाती है। जो छात्र भी पकड़ते हैं उनको सरलता से समझाते भी हैं इस बात को लेकर, तो इसलिए उसकी महत्व ज्यादा है 9 मास 10 मास की, कि वहां जाके आपका ग्रह वर्गोत्तम भी होता है। तो इसलिए 9 मास और 10 मास को बाकी वर्ग कुंडली की अपेक्षा बेहतर मानते हैं। तो मिलते हैं किसी और विषय को लेकर। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। तो मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।